अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अचानक अब युद्ध का लक्ष्य समाप्त हो गया है दिए गए बयान से इस वक्त विश्व राजनीति में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अमेरिका ने जिस लक्ष्य के साथ ईरान पर हमला किया था वो उस लक्ष्य का ना तो सिरा पकड़ सका है और ना ही छोर। ईरान में कट्टरपंथी शासन जस का तस है, परमाणु केंद्र वैसे ही हैं, नागरिक और भी अधिक एकजुट हो गए हैं। ईरान दबा जरूर होगा लेकिन झुका नहीं है। शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ये ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि उन्होंने पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ट्रंप के कहे अनुसार ये युद्ध समाप्त हो गया है? आखिर क्यों ट्रंप युद्ध विराम के लिए इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं? दर्शकों, आइए आज की इस श्रृंखला में हम ईरान की सत्ता पलटने के ट्रंप के अधूरे सपने के साथ साथ ये भी समझेंगे कि मध्य पूर्व में अमेरिकी महाशक्ति की साख कैसे डगमगाती जा रही है। आज हम इसी विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। सामान्यतः युद्ध रोकने का प्रस्ताव वो आगे बढ़ाता है जो युद्ध के मैदान में कमजोर दिखता है या जिसका नुकसान अधिक हो रहा होता है। आज अमेरिका और इजराइल विभिन्न माध्यमों से युद्ध विराम के संदेश भेज रहे हैं। अमेरिका की ये छटपटाहट स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ईरानी सैन्य कमान ने आगामी दिनों में 1 टन से भी भारी वॉरहेड वाली मिसाइलों का उपयोग करने की चेतावनी दी है। यदि इजराइल और अमेरिका ने ये युद्ध अभी नहीं रोका तो ईरान पूर्ण युद्ध के माध्यम से इजराइल के बचे हुए रणनीतिक ठिकानों को भी ध्वस्त करने की तैयारी में है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ईरान महीनों और वर्षों तक लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपमानजनक शर्तों पर युद्ध नहीं रुकेगा। इजराइल इस वक्त इतिहास के सबसे कठिन और अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है। बाहर से अजेय दिखने वाला इजरायली सुरक्षा तंत्र ईरानी मिसाइलों के निरंतर प्रहार के बाद कहीं ध्वस्त हो चुका है तो कहीं डिफेंस सिस्टम काम न कर पाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम अभी घोस्ट टाउन यानी मानव रहित शहरों जैसे दिखने लगे हैं। किसी समय इजरायली नागरिकों का सुरक्षा कवच माने जाने वाला आयरन डोम अब निष्प्रभावी बन गया है। इजरायली मीडिया एंटेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक किए गए वीडियो में बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिखे दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया है। ईरानी आक्रमण बढ़ने के साथ ही आज हजारों इजरायली देश छोड़कर भागना चाह रहे हैं। उनके भागने का मुख्य कारण ईरान की कड़ी चेतावनी है, जिसमें कहा गया है कि अब प्रहार की जाने वाली मिसाइलें 1 टन से भी भारी वॉरहेड वाली होंगी। इजरायलियों को अच्छी तरह पता है कि ईरान की ये चेतावनी केवल धमकी नहीं है। इजरायल के भीतर बहुत से नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है और वे अभी अपनी जान बचाने के लिए यूरोप या अमेरिका की ओर तेजी से पलायन कर रहे हैं। इस वक्त इजरायल और ईरान के भीतर का दृश्य काफी अजीब दिखता है। सच कहें तो इस युद्ध में इजरायल की तुलना में ईरान को 10 गुना अधिक क्षति हुई है। फिर भी ईरानी नागरिक सड़कों पर उत्सव मना रहे हैं और भी अधिक एकजुट होते जा रहे हैं। लेकिन इधर इजरायल में जहां अमेरिका का साथ है, अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र हैं, फिर भी नागरिक डर और त्रास से तड़प रहे हैं। हर पल बजने वाले सायरन ने उनकी दिनचर्या को कभी जमीन के ऊपर तो कभी बंकरों के नीचे की भागदौड़ में बदल दिया है। निश्चित रूप से इस युद्ध में इजरायल और अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी भौतिक क्षति पहुंचाई है, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में ईरान ने इजरायल को काफी पीछे छोड़ दिया है। इजरायल की रणनीतिक गैस पाइपलाइनों, एयरबेस और मोसाद के मुख्यालय को ईरानी मिसाइलों ने जिस स्तर का नुकसान पहुंचाया है, उसने इजरायल की सैन्य साख पर दाग लगा दिया है। अमेरिका से लाए गए थाड और पेट्रियट सिस्टम भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपनी स्वदेशी मिसाइलों खुरमशहर 4, फतेह 2 और सेजिल के साथ साथ रूसी ओरिशनिक मिसाइल का भी प्रयोग किया हो सकता है। ओरिशनिक मिसाइल की गति 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इतनी तीव्र है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। इस मिसाइल का सबसे भयानक पक्ष इसकी MIVR तकनीक है। ये एक ही मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचने से पहले आकाश में ही अलग होकर 80 भिन्न निशानों पर एक साथ विस्फोट कर सकती है।
रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बार कहा था कि इस मिसाइल के प्रहार से पैदा होने वाला 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान आसपास की सभी वस्तुओं को राख बना देता है। अभी इजरायल की क्षति का मूल्यांकन करें तो ईरान अपनी मिसाइलों के साथ साथ रूसी मिसाइलें भी दाग रहा है, जिसका सामना इस वक्त अमेरिका और इजरायली डिफेंस सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में इजरायल अब इस युद्ध को और अधिक खींचने की स्थिति में नहीं है और वो अंदर ही अंदर किसी न किसी प्रकार का एग्जिट प्लान खोज रहा है। इसी का परिणाम है हाल ही में ट्रंप द्वारा दिया गया वक्तव्य। अमेरिका और इजरायल के सपनों पर तुषारपात। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये सैन्य अभियान शुरू किया था तब विश्व के सामने एक बड़ी घोषणा की थी, ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन। उनका मुख्य रणनीतिक उद्देश्य ईरान की वर्तमान इस्लामिक शासन प्रणाली को जड़ से उखाड़ फेंकना और वहां पश्चिमी देशों के इशारे पर चलने वाली एक कठपुतली सरकार स्थापित करना था। अमेरिका की CIA और इजरायल के मोसाद ने अनुमान लगाया था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर भीषण हमला होने के बाद वहां की जनता सड़कों पर उतरेगी, सुरक्षा निकाय विभाजित होंगे और एक बड़ा आंतरिक विद्रोह शुरू होगा। लेकिन ईरान की वास्तविकता और वहां की सामाजिक संरचना को न समझ पाना ही ट्रंप की सबसे बड़ी भूल यानी बिगेस्ट ब्लंडर साबित हुई। ईरान में अली खामेनेई की शहादत के बाद अमेरिका ने जिस पावर वैक्यूम की अपेक्षा की थी, उसके ठीक विपरीत ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और IRGC ने बहुत ही जल्द और संगठित ढंग से नए नेतृत्व की घोषणा कर दी। 56 वर्षीय मुज्तबा खामेनेई को नए सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने का मतलब है कि अब ईरान का सत्ता ढांचा और भी अधिक कट्टर यानी हार्ड लाइन हो गया है। ईरान की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सैन्य तकनीक में नहीं बल्कि वहां की शहादत की संस्कृति में छिपी है। पश्चिमी संचार माध्यमों ने जब ईरान की सड़कों पर घूमकर रिपोर्टिंग की तो एक अजीब दृश्य दिखा। एक तरफ बम गिर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ईरानी नागरिक डरकर भागने के बजाय अपने नए नेता के समर्थन में सड़कों पर निकलकर उत्सव मना रहे हैं। ईरानी जनता के लिए ये युद्ध अब केवल सरकार बचाने की लड़ाई मात्र नहीं रही बल्कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान और विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध एक साझा संघर्ष बन गया है। ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिकी आक्रमण से ईरान भीतर से टूट जाएगा, लेकिन उनकी सोच के विपरीत अमेरिकी हमले ने ईरान के कट्टरपंथियों, नरमपंथियों और आम नागरिकों को एक ही राष्ट्रवादी सूत्र में बांध दिया है। खाड़ी देशों के अविश्वास के घेरे में अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान ऑपरेशन में सऊदी अरब द्वारा सीधे सैन्य रूप से शामिल होने से इनकार करने के बाद वॉशिंगटन और रियाद के बीच दशकों पुराने रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है, जिसे सन 1970 के दशक के तेल संकट के बाद की सबसे खराब स्थिति माना जा रहा है। ट्रंप के अत्यंत करीबी माने जाने वाले अमेरिकी सांसद लिंडजे ग्रैहम ने तो सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब को धोखेबाज की संज्ञा देते हुए कोसा है। ग्रैहम का आक्रोश स्पष्ट करता है कि अमेरिका सऊदी अरब की शक्तिशाली सेना और अत्याधुनिक हथियारों को ईरान के विरुद्ध युद्ध के मैदान में देखना चाहता था, लेकिन सऊदी ने अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर अमेरिका के इस आत्मघाती युद्ध में कूदने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब पर ईरान द्वारा लगातार मिसाइलें बरसाए जाने के बीच अमेरिका ने रियाद में स्थित अपने दूतावास को खाली करने का आदेश दिया है। अमेरिकी पक्ष के तर्क के अनुसार ईरान द्वारा सऊदी पर हमला करने के बावजूद सऊदी का मौन रहना उनके रक्षा समझौते पर ही प्रश्न उठाता है। अमेरिकी सांसद लिंडजे ग्राहम ने हमारे हित की लड़ाई में साथ न देने वाले देश को हम सुरक्षा क्यों दें कहते हुए धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया है। ये आक्रोश प्रमाणित करता है कि ट्रंप प्रशासन अभी ईरान के दलदल में इस तरह फंस गया है कि अपने सहयोगियों द्वारा साथ न दिए जाने पर उसे हार का डर सताने लगा है। इस वक्त खाड़ी के प्रमुख सहयोगी राष्ट्र सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर अभी अमेरिका से काफी रुष्ट दिख रहे हैं। उनके रुष्ट होने का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा दिखाया गया दोहरा मापदंड है। खाड़ी देशों का आरोप है कि अमेरिका ने इजरायल को बचाने के लिए अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति और अत्याधुनिक थार्ड व पेट्रियट प्रणाली तैनात कर दी, लेकिन अपने खाड़ी साझेदारों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के निशाने पर छोड़ दिया। ईरान ने जब सऊदी और UAE के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमला किया, तब अमेरिका प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका, जिसके कारण खाड़ी देशों ने अब अमेरिका को भरोसेमंद सुरक्षा गारंटर मानना छोड़ दिया है। ये अविश्वास इतना गहरा हो गया है कि खाड़ी देश अब अमेरिका पर इस युद्ध को तुरंत रैप अप करने या रोकने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस जोखिम भरे खेल की कीमत वो नहीं चुका सकते। ईरानी आक्रमण के कारण
खाड़ी क्षेत्र में हुई अरबों डॉलर की भौतिक क्षति और विदेशी निवेशकों के पलायन से इन देशों का आर्थिक भविष्य ही संकट में पड़ गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी देशों ने अमेरिका के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी तोड़ने और अमेरिका में स्थित अपने विशाल निवेश और ट्रेजरी बॉन्ड वापस लेने की चेतावनी भी दी है। आर्थिक संकट और आंतरिक दबाव। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान विरोधी सैन्य अभियान ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ऐसा भूकंप ला दिया है जिसका आफ्टर शॉक अभी हर अमेरिकी नागरिक की जेब तक पहुंच रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल थी, जो अब $120 पार कर चुकी है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की धमकी के साथ ही अब विश्व बाजार में तेल का हाहाकार मचना निश्चित है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये युद्ध कुछ और हफ्तों तक खिंचा तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट होगा। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये अमेरिका के भीतर महंगाई को ऐसे बिंदु पर ले जाएगा जहां आम नागरिकों का दैनिक जीवन और भी कठिन होता जाएगा। अमेरिका के भीतर पेट्रोल की कीमतों में हुई 20% की वृद्धि ने ट्रंप प्रशासन को सबसे बड़े राजनीतिक दबाव में डाल दिया है। युद्ध शुरू होने से पहले प्रति गैलन $2.9 रही तेल की औसत कीमत अब $3.55 पहुंच गई है। कैलिफोर्निया और हवाई जैसे राज्यों में ये $5 से ऊपर पहुंच चुका है। अमेरिकी मतदाता, विशेष रूप से ट्रंप के समर्थक, ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से काफी रुष्ट हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को नो मोर वॉर प्रेसिडेंट यानी युद्ध न करने वाला राष्ट्रपति समझकर वोट दिया था, लेकिन अभी उन्होंने भी वही गलती की है जो पूर्ववर्ती नेता किया करते थे। ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाने वाले पत्रकार टकर कार्लसन जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी सार्वजनिक रूप से इस युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिससे ट्रंप की आंतरिक राजनीतिक जड़ें हिलने की बात स्पष्ट होती है। आर्थिक संकट केवल ईंधन तक सीमित नहीं है, इसने शेयर बाजार और निवेशकों के आत्मविश्वास को भी बड़ा धक्का पहुंचाया है। युद्ध के कारण पैदा हुई अस्थिरता ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। यदि खाड़ी देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बड़ी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का गहरी मंदी में फंसना निश्चित है। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑपरेशन की तरह पैसे के बल पर सब कुछ अपने पक्ष में होने की सोची थी, लेकिन ईरान के मामले में ये आर्थिक युद्ध अमेरिका के ही खिलाफ पलट गया है। इतिहास के किसी भी कालखंड में किसी महाशक्ति का पतन केवल सैन्य पराजय से नहीं होता, बल्कि उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में आने वाली गिरावट से होता है। सन 1956 में स्वेज क्राइसिस के बाद ब्रिटेन ने जिस तरह अपना वैश्विक वर्चस्व खोया था, अभी ईरान के साथ इस युद्ध ने अमेरिका को ठीक उसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो दावा किया था, उसका पूरा न हो पाना और उल्टा अपमानजनक ढंग से अर्ली एग्जिट का रास्ता खोजना अब अमेरिकी आधिपत्य समाप्त होने का स्पष्ट संकेत देता है। ईरानी नेताओं का 10 साल तक लड़ने का साहस और अमेरिकी प्रशासन की 10 दिन में ही युद्ध रोकने की छटपटाहट का मतलब ही यही है कि भले ही अमेरिका ने इस युद्ध में भौतिक रूप से ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ईरान ने अमेरिका को बहुत कमजोर बना दिया है। दर्शकों, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही यदि आज की कड़ी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और भी रोचक जानकारी लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।